हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है आपकी क्लास 10th के हिंदी कोर्स ए में जो हमने अभी तक सारे चैप्टर्स पढ़े हैं, उन्हीं चैप्टर्स के अब हम एक क्विक रिवीजन लेकर आ रहे हैं। हम आपको अभी एक ही बार में जैसे आप जो आज चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 उत्साह अट नहीं रही, इसमें 2 पोयम हमारे सामने हैं। एक उत्साह है और दूसरी है अट नहीं रही। ये दोनों ही पोयम हम यहाँ पर पढ़ेंगे, इनके सार को समझेंगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर्स वो होंगे जो अभी तक हमने नहीं किए हैं। ये एनसीईआरटी से रिलेटेड नहीं है, मतलब हमारी बुक में ये क्वेश्चन आंसर्स नहीं दिए गए हैं, उनसे थोड़े से अलग के हैं, मगर ये चैप्टर से ही रिलेटेड हैं। तो उनको हम करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो चलिए एक एक पोयम और फिर उसके सार को समझते हैं। देखिए, अर्थ और व्याख्याएं हम पहले कर चुके हैं। इसकी जो अर्थ है लाइन वाइज हमने उसके अर्थ को समझा था, फिर उसकी व्याख्याएं भी करी थी, प्रसंग भी किया था, सब कुछ हमने किया हुआ है। लेकिन अब हम इस वीडियो में इसके सार को समझेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हमारे पास पोयम आई है वो है उत्साह। आपको पता है कि हमारी ये दोनों ही कविताएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित हैं। तो दोनों ही कविताओं में अलग अलग चीज़ का वर्णन किया गया है। तो जो पहली हमारी कविता है उत्साह, ये एक आवाहन गीत है, यानी कि बादलों को बुलाया जा रहा है और साथ साथ उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसे लगते हैं, क्या दिखता है, यही सब चीज़ें हैं। तो पहले कविता को पढ़ते हैं कि कविता क्या है। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधरो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर झर दो बादल गरजो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो ये यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि बादलों को बुलाया जा रहा, आवाहित किया जा रहा, आइए। और उनके आने से पहले लोग कैसे व्याकुल हैं, बादल कैसे दिखते हैं, ये सभी चीज का बहुत ही सुंदर वर्णन जो है निराला जी ने यहाँ पर किया है। तो अब इसके सार को हम देखते हैं कि इसमें कवि ने हमको क्या समझाने की कोशिश करी है। देखिए, जब भी कोई पोयम होती है आपके अंदर, आपके एग्जाम में बहुत सी पोएम्स ऐसी आती हैं, आप मोस्टली आपकी पढ़ी आती हैं, जो काव्यांश में जो पोएम्स आती हैं वो आपकी अपठित होती हैं। आप लोग देख के ही उसको थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि क्या होता है। एक बार आप अच्छे से अगर उस पोयम को पढ़ेंगे तो उसके सार को अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि आप अभी तक इतनी सारी पोएम्स पढ़ चुके हैं कि आपके लिए समझना अब मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमने कविता पढ़ी है, तो आप देख रहे हैं घेर घेर गगन ओ, तो यहाँ पर क्या है, बादलों को बुलाया जा रहा है कि जब बादलों जो है वो पूरे आसमान में छा जाएं। तो क्या है, अब देखिए, प्रस्तुत कविता एक आवाहन गीत है। इसमें कवि बादल से घनघोर गर्जन के साथ बरसने की अपील कर रहे हैं। मतलब आओ और खूब बरसो, खूब ज्यादा बरसो। अब देखिए, ज्यादा बरसेंगे तो प्रलय आता है, लेकिन यहां पर खूब ज्यादा बरसने को क्यों कहा जा रहा है? देखिए, जब गर्मी होती है, वर्षा ऋतु से पहले क्या रहती है, ग्रीष्म ऋतु रहती है। अब ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, सब पेड़ पौधे सूख जाते हैं, यहां तक कि धरती के अंदर की नमी भी काफी हद तक खत्म हो जाती है। अब अगर बादल बहुत जोर से बरसे तो क्या होगा, वो सभी अपने अंदर फटफट नमी खींच लेंगे। और अगर हल्के बरसेंगे तो क्या होगा, जैसे कि तवे के ऊपर, गर्म तवे के ऊपर हम पानी डाल देते हैं, तुरंत उड़ जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, भाप बन जाता है। तो उसी तरीके से होगा। तो यहाँ बादल को कैसे बुला रहे हैं कि आओ और खूब बरसो, क्योंकि जब खूब बरसोगे तभी ये धरती नम होगी, इसकी प्यास बुझेगी, पेड़ पौधों की प्यास बुझेगी, यहाँ धरती पर रहने वाले लोगों की प्यास बुझेगी। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने बोला आइए और खूब बरसिए। बादल बच्चों के काले घुंघराले बालों जैसे हैं। अब जब कभी बादल आसमान में छाए ना, तो आप अपनी कल्पना के घोड़े खोल दीजिए।
तो यहाँ पे कहने का मतलब घोड़े खोल देने का, अपनी कल्पनाओं से उनको देखने की कोशिश करिए कि उसमें क्या आकृति दिखती है। और जब बादल बहुत ज़्यादा उमड़ के आते हैं तो देखिए ना, ऐसे गोल 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 रहते हैं। तो जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जब उसका मुंडन नहीं हुआ होता है तो उसके बाल कैसे घुंघराले घुंघराले से रहते हैं एकदम। तो वो उन्होंने क्या बताया है कवि ने, कि बादल कैसे दिख रहे हैं, जैसे बच्चों की छोटे छोटे जो बाल होते हैं घुंघराले होते हैं, उसी तरीके से आसमान में बादल दिखाई दे रहे हैं। कवि बादल से बरस कर सबकी प्यास बुझाने और गरज कर सुखी बनाने का आग्रह कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि बादल अगर बरस जाएंगे तो क्या होगा, सबकी प्यास बुझेगी। तो प्यास बुझने का कारण तो हमने आपको समझा दिया कि क्या है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु होती है तो सभी प्यासे हो चुके होते हैं। क्या जीव, निर्जीव क्या सजीव, सभी प्यासे होते हैं। पेड़ पौधे, धरती, जंतु, प्राणी सभी प्यासे हो जाते हैं, इसलिए उनकी प्यास बुझाइए। अब वो क्या बोल रहे हैं, गरज कर जो है उनको सुखी बनाने का आग्रह करिए। तो इसका क्या तात्पर्य है यहाँ पर, इसका तात्पर्य ये हो रहा है, जब गर्मी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो क्या होता है, अगर बादल की गड़गड़ाहट कहीं सुनाई दे जाए तो हमारे अंदर तुरंत खुशी की लहर दौड़ जाती है। भले हमको बादल कहीं ना दिखाई दें आसमान में, लेकिन उनकी गड़गड़ाहट ही कहीं सुनाई देती है, तो वो उस आवाज़ से कहीं ना कहीं हद तक हम खुश हो जाते हैं कि नहीं, अभी कुछ देर में बादल आएंगे और ये गर्मी जो है समाप्त हो जाएगी, खूब जमकर बरसेगा। तो यहाँ पर गरजने से खुश सुख देने का तात्पर्य यही है कि लोग उस गरज को सुनकर क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं। कवि बादल में नवजीवन प्रदान करने वाला बारिश तथा सब कुछ तहस नहस कर देने वाला वज्रपात दोनों देखते हैं। तो अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, नवजीवन भी प्रदान करता है और वज्रपात भी करता है, मतलब तहस नहस कर देने वाला वज्रपात भी करता है। जब हम बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशान होते हैं तो ये हमको बहुत खुशी देता है, नवजीवन देता है। जब ये पानी बरसता है तो नए नए पेड़ पौधों में हरियाली आ जाती है, नई कोपलें फूट जाती हैं, सभी कुछ। जो लोग प्यास से तड़प रहे होते हैं उनको नया जीवन मिलता है। लेकिन दूसरी ही तरफ अगर बादल बहुत ज़्यादा बरस जाएं तो सब कुछ तबाह भी कर देते हैं। आप बहुत जगह देखते हैं बादल फटा, तो बादल फटने का क्या तात्पर्य है, एक ही जगह बहुत ज़्यादा बारिश का हो जाना। तो क्या वहाँ पे भी देखिए कैसे तबाही हो जाती है। किसी शहर में कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हो गए, 1-2 दिन हो गया, तो आस पास के सभी एरिया से कट जाता है, तबाही हो जाती है, लोगों के घरों तक में पानी आ जाता है, कितनी गंदगी आ जाती है, कितने जानवर मर जाते हैं, खड़ी खड़ी फसलें तबाह हो जाती हैं, तो बहुत कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या देखा, बादल में जहाँ नवजीवन दिखाया वहीं पर सब कुछ तबाह कर देने वाला प्रकोप भी दिखाया है। इसीलिए बादल से अनुरोध करते हैं कि वह अपने कठोर वज्र शक्ति को अपने भीतर छुपाकर सब में नई स्फूर्ति और नया जीवन डालने के लिए मूसलाधार बारिश करे। तो कवि यही कहते हैं कि आप आइए, लेकिन अपने वज्रपात को अपने अंदर ही रखिएगा, बारिश ऐसी करिए कि इससे सभी सुख प्राप्त हो। आपका वज्र आप किसी के ऊपर मत ढाइएगा, मतलब बहुत ज्यादा बारिश आप मत करिएगा। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल को देखकर कवि को लगता है कि वे बेचैन से हैं, तभी उन्हें याद आता है कि समस्त धरती भीषण गर्मी से परेशान है, इसलिए आकाश की अनजान दिशा से आकर काले काले बादल पूरी तपती हुई धरती को शीतलता प्रदान करने के लिए बेचैन हो रहे हैं। तो अब क्या है, कवि खुद भी परेशान है। जब कवि एक कविता लिख रहे थे तो वो खुद भी गर्मी से परेशान थे, लेकिन तभी उन्हें ध्यान आता है सिर्फ मैं ही परेशान नहीं हूं, और भी धरती पे रहने वाले सभी प्राणी जो हैं वो भयंकर गर्मी से परेशान हैं। तो अब वो क्या कहते हैं कि हमारी इस बेचैनी को दूर करने के लिए बादल किसी अनजान दिशा से आए, क्योंकि बादल कहाँ से आते हैं ये हम सभी को नहीं पता चलता। पता चला आवाज यहाँ सुनाई दे रही है, आ उधर से रहे हैं बादल, ऐसा बहुत बार होता है। तो वो ही उन्होंने बोला कि सिर्फ हम ही परेशान नहीं है, इस धरती पर रहने वाले सभी परेशान हैं, और इन सभी की बेचैनी को मिटाने के लिए ये बादल किसी अनजान दिशा से उमड़ते घुमड़ते चले आते हैं। कवि आग्रह करते हैं कि बादल खूब गरजें और बरसें और सारी धरती को तृप्त कर दे। तो इस पूरी कविता में क्या है, बादल को बुलाया जा रहा है, उनसे इस धरती पर जितने लोग परेशान हैं
उनकी प्यास बुझाने, उनको चैन देने के लिए आग्रह किया जा रहा, लेकिन साथ ही अपने कठोर वज्रपात को अपने अंदर छुपाए रखने का भी आग्रह किया जा रहा है, क्योंकि बादल जहां नया जीवन देते हैं वहीं तबाही भी मचाते हैं। तो इस पूरी कविता में हमने बादलों को बुलाने के लिए देखा, साथ ही ये अनुरोध भी देखा कि वो कठोर ना बने, वो नम्र होकर यहाँ पर धरती में सभी को जो है आराम से अपनी शीतल जल से जो है नहलाएं, एक तृप्त करें, एक ये भाव को यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये तो हमारी रही प्रथम कविता। यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से जो है सूर्यकांत जी ने यहाँ पर बादलों को बुलाया है। तो एक तरीके से वर्षा ऋतु का आवाहन कर रहे हैं बादलों को बुलाते हुए उन्होंने। अब दूसरी जो हमारी कविता है वो है अट नहीं रही। कौन सी कविता है? अट नहीं रही। तो अब इस कविता को आप जब ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या कई चीजें इसमें निकल कर आएंगी। पहले हम पढ़ते हैं, फिर हम आपको इसको समझाएंगे। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहां पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो यहां पर इन्होंने क्या बताया है? फागुन मास। फागुन मास, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, फागुन मास के बारे में बताया है। फागुन मास मतलब एक महीना होता है, मंथ होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें कौन सी ऋतु आती है? आती है वसंत ऋतु। बात यहां वर्णन किया गया है वसंत ऋतु का, मगर मास है फागुन। ये दो अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखिए। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इस कविता में, अट नहीं रही कविता में किस मास का वर्णन है, तब आप फागुन मास बोलेंगे। अगर पूछेंगे किस ऋतु का वर्णन है तो आप क्या बोलेंगे? वसंत ऋतु का वर्णन है। ये दो अलग अलग चीजें। ऋतु मतलब क्या होता है? कोई एक आप जो क्या कहते हैं सीजन आता है, जैसे विंटर सीजन होता है, आपका समर सीजन होता है, रेनी सीजन होता है, तो ये सीजन्स आते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर ऑटम आता है, स्प्रिंग सीजन। तो स्प्रिंग सीजन क्या होता है हमारा? स्प्रिंग सीजन ही हमारा वसंत जो है वसंत ऋतु होती है। फागुन मास क्या? जैसे जनवरी फरवरी मार्च होता है, उसी तरीके से मंथ होता है। फागुन क्या है? एक मंथ होता है हिंदी कैलेंडर के अनुसार। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो इस पूरी कविता में वसंत ऋतु में किस तरीके से चारों तरफ सुंदरता छाई हुई है, कवि ने इस चीज के बारे में बताया है। तो अब इसके हम सार को समझते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने फागुन का मानवीयकरण चित्र प्रस्तुत किया है। अब ये जो आप मानवीयकरण आप यहाँ पर देख रहे हो, ये क्या है? मानवीयकरण करना, यानी कि निर्जीव ऋतु का मानवीयकरण, यानी कि उन्होंने मानवों से तुलना करते हुए चीजों को बताया है कि सांस ले रहा है, जिन्हें फूल सांस ले रहे हैं, बेलें सांस ले रही है, ये सब सांस नहीं लेती। सांस लेने का काम कौन करता है? मानव करता है, सजीव करता है। तो जहां कहीं भी प्रकृति का कोई किसी का भी सजीव से तुलना कर दी जाए तो वहां पर क्या होता है? मानवीयकरण होता है। तो यहां पर क्या है? प्रकृति का मानव से तुलना की गई है। इस पूरी ही कविता में मानवीयकरण अलंकार विद्यमान है। ये आपको पहली चीज। फिर दूसरा आते हैं, फागुन यानी फरवरी मार्च के महीने में वसंत ऋतु का आगमन होता है। अब देखिए हमने बता दिया ना, फागुन मास कहाँ होता है? फरवरी मार्च के महीने में आता है, और उसी महीने में आती है वसंत ऋतु। तो ये आपको क्लियर मैंने पहले ही कर दिया कि यहां पर मास और ऋतु यानी कि मंथ एंड सीजन दो अलग अलग चीजों की बारे में बात हो रही है। तो महीना है फागुन और ऋतु है वसंत। इस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। वसंत ऋतु में से पहले क्या होता है? जो पुराने पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, तभी वसंत ऋतु में नई कोपलें फूटती हैं, नए पत्ते आते हैं, रंग बिरंगे फूलों की बहार छा जाती है और उनकी सुगंध से सारा वातावरण महक उठता है।
वसंत ऋतु में आप देखेंगे कि चारों तरफ जो है ना बहुत ही प्रेजेंट मौसम रहता है, ना ठंड रहती है ना गर्मी रहती है, बहुत ही सुहावना, मतलब मन को प्रसन्न कर देने वाला जो मौसम होता है वो यही होता है। और इस ऋतु में क्या होता है, चारों तरफ नए फूल खिलते हैं, हर तरफ महकी, आप किसी भी एरिया में जाएं अगर फूल है तो वो खूब महकेगा, मतलब वातावरण में खुशबू विद्यमान रहती है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो फागुन में के सांस लेने पर सब जगह सुगंध फैल रही हो। तो यानी कि फागुन जो महीना है, अब वो क्या है, वो सांस ले रहा है और चारों तरफ उसके सांस लेने से क्या है, सुगंध फैल रही है। अब देखिए, फागुन एक महीना है, महीना क्या, ये तो निर्जीव है, और सांस लेने का काम कौन करता है, मनुष्य, यानी कि जो सजीव लोग हैं। तो निर्जीव की सजीव से तुलना हुई तो क्या हो गया, मानवीकरण हो गया। तो यहाँ पर फागुन मास सांस ले रहा है और उसके सांस लेने से चारों तरफ जो है सुगंध फैली हुई है। वे चाहकर भी अपनी आंखें इस प्राकृतिक सुंदरता से हटा नहीं सकते। हम सोचें कि इतना सुंदर है, सब कुछ है, हम अपनी आंखें हटा लें तो वो हम पॉसिबल नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी आंखें उससे हटा ही नहीं पाते हैं। इस मौसम में बाग बगीचों वन उपवनों के सभी पेड़ पौधे नए नए पत्तों से लद गए हैं। तो जहां कहीं भी पेड़ पौधे हैं, सब जगह पेड़ जो हैं वो नए नए पत्तों से लद गए हैं, नए नए पत्ते उस पे निकल आए हैं। कहीं यह लाल रंग के हैं तो कहीं हरे, और डालियां अनगिनत फूलों से लद गए हैं, जिससे कवि को ऐसा लग रहा है जैसे प्राकृतिक देवी ने अपने गले रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की माला पहन रखी है। तो अब बहुत से पेड़ों में आप देखेंगे जब नए पत्ते फूटते हैं, जब नए पत्ते निकलते हैं तो क्या होता है, कहीं लाल होते हैं, कहीं एकदम हरे होते, हल्के हरे होते हैं, और कहीं कहीं लाल होकर निकलते हैं। तो वही उन्होंने, कवि ने बोला है कि चारों तरफ जो है पेड़ वो नए पत्तों से लदे हैं, कहीं पर ये पत्ते लाल हैं तो कहीं पर ये हरे हैं, और इन्हीं के साथ फूल भी हर डालियों पर खिले हुए हैं, चारों तरफ फूल। तो उससे क्या प्रतीत हो रहा है, मानो प्रकृति ने क्या है, जो अपने गले में, प्रकृति देवी ने अपने गले में सुंदर फूलों की माला पहनी हो, इतना सुंदर चारों तरफ प्रतीत हो रहा है। चाहे माला, क्या कहते हैं, हर तरफ रंग बिरंगे फूल है, कहीं पीले हैं, कहीं लाल हैं, कहीं बैगनी हैं, नीले हैं, तो रंग बिरंगे बहुत तरह के रंग हैं चारों तरफ। तो उसको देखकर क्या है, मन मोहित हो रहा है। तो इसको देखकर ऐसा लगता है कि कोई सुंदरी है, कोई ऐसी सुंदरी है जिसने पूरे हरे रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं और रंग बिरंगे फूल उस पर जड़े हुए हैं। तो वो स्त्री कौन है, वो है प्रकृति देवी, जो जिसने हरे रंग के वस्त्र धारण किए हैं और गले में रंग बिरंगे फूलों की माला को धारण कर रखा है। इस सर्वव्यापी सुंदरता का कवि को कहीं और छोर नजर नहीं आ रहा, इसलिए कवि कहते हैं कि फागुन की सुंदरता अट नहीं रही है। तो क्या बोलते हैं कि कहीं कोई एरिया ऐसा होता है ना, कई चीज हमें विजन दिखता है, कहीं पर कोई चीज खत्म होती है, लेकिन यहां पर ये जो सुंदरता है इसका कहीं ना और दिख रहा है ना छोर दिख रहा है, मतलब ना इसकी कहीं शुरुआत दिख रही है ना कहीं अंत दिख रहा है, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, चारों तरफ ये सुंदरता फैली हुई। इसीलिए उन्होंने बोला क्या, शोभा जो है वो अट नहीं रही, पट नहीं रही है। तो कहने का मतलब इतनी सुंदरता है कि उसको मैं अपने अंदर समाना चाहता हूं, मगर हम क्या है, उसको अपने अंदर समा ही नहीं पा रहे। तो इस तरीके से हमने इस पार्ट में जो हमारी दोनों पोएम्स आई थी वो हमने आपको बताई। एक हमारी पोएम थी उत्साह और दूसरी थी जो है अट नहीं रही। इन दोनों में ही अलग अलग ऋतु का वर्णन है। एक में वर्षा ऋतु के आने से पहले बादलों के बारे में बताया गया है, दूसरे में वसंत ऋतु के बारे में बताया गया। दोनों ही हमने अच्छे से समझाए। अब हम इसी पार्ट के कुछ प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। ये प्रश्न उत्तर जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये हमारी एनसीईआरटी बुक्स में नहीं दिए गए हैं, ये चैप्टर से रिलेटेड है। आप इन्हें इंपॉर्टेंट भी समझ सकते हैं, आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस और भी आगे पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में, उत्साह कवि की कैसी रचना है। तो यानी कि जो पहली पोयम है वो कवि की रचना कैसी रचना के बारे में उन्होंने बात करी है। उत्साह एक आवाहन गीत है।
जिसमें कवि ने बादलों का आवाहन किया है। किसी भी परिवर्तन के लिए जोश की आवश्यकता होती है, इसलिए कवि नव चेतना लाने के लिए बादलों से आवाहन करता है जिससे वातावरण परिवर्तित हो सके। तो सबसे पहला आवाहन, अगर पूछा जाए उत्साह कैसी कविता है, तो सिंपल है कि वो एक आवाहन गीत है। यहां पर बादल जो है वो प्रकृति में परिवर्तन लाते हैं, मनुष्य जीवन में, प्राणियों के जीवन में परिवर्तन लाते हैं, इसलिए उनको बुलाने का आग्रह किया जा रहा है ताकि वो प्रकृति में सभी जगह परिवर्तन ला सके। तो इस तरीके से आप इनको लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको उसी तरीके से आप एक बार पोएम समझ जाएंगे तो उनके उत्तरों को बनाना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। अब दूसरा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा है, निराला की कविता उत्साह तथा अट नहीं रही है कविता में किन ऋतुओं का वर्णन हुआ है और उनमें से आपको कौन सी ऋतु आकर्षक और उपयोगी लगती है। अब देखिए इस प्रश्न में पूछा गया है क्या, हमें दोनों ही कविताओं के बारे में पूछा है क्योंकि ये दोनों ही हमारी एक साथ ही एक चैप्टर में ली जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों कविता के बारे में पूछा है, उत्साह भी है और अट नहीं रही भी। तो इन दोनों ही कविताओं में कौन कौन सी ऋतु का वर्णन है। फिर उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन पूछा है, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि आपको कौन सी ऋतु पसंद है। तो अब जिस ऑर्डर में आपसे पूछा जाता है उसी ऑर्डर में आपको उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न उन्होंने क्या पूछा है हमसे, उत्साह कविता में कौन सी ऋतु है, कौन सी ऋतु का वर्णन है। दूसरा प्रश्न है अट नहीं रही कविता में कौन सी ऋतु का वर्णन है। और तीसरा क्वेश्चन है आपको कौन सी ऋतु आकर्षक और उपयोगी लगती है। तो ये 3 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले से हम शुरू करेंगे। तो पहला क्या है, उत्साह। उत्साह में किस ऋतु का वर्णन था, वर्षा ऋतु का। बादलों को बुलाया जा रहा था, आह्वान गीत था। तो हमने क्या बताया था कि इसमें क्या है, बादलों को बुलाया जा रहा है अर्थात वर्षा ऋतु के आगमन के बारे में बात करी जा रही है। तो क्या है, निराला जी की उत्साह कविता में वर्षा ऋतु और अट नहीं रही कविता में वसंत ऋतु का वर्णन है। तो ये इस तरीके से हो गया। आपसे ये क्वेश्चन अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि उत्साह कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है, आपको ये ऋतु किस प्रकार की लगती है और क्या ये उपयोगी है या नहीं है, इस पर तर्क सहित अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो जहां पे ये तर्क सहित अपने विचार व्यक्त करने की बात आती है वहां पर आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि वहां पे आप जो भी ओपिनियन दे रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि वर्षा ऋतु बहुत उपयोगी होती है, हम मुझको सबसे अच्छी लगती है, तो आपने अगर ये तर्क दिया तो अब ये तर्क क्यों आपको ये उपयोगी लगती है, आपको ये भी बताना पड़ेगा। कारण क्या है कि अब ये चीज आपसे तर्क, जहां पे तर्क हो वहां पर ये चीज हमें देनी पड़ती है। तो इसको कैसे देंगे आप, क्योंकि जल जो है वो लोगों को नवजीवन प्रदान करता है, पौधों को, प्राणियों को, मनुष्य हो, जानवर हो, धरती भी सूख जाती है उसको नमी देती है, तो हर तरीके से वो शीतलता प्रदान करती है। तो यहाँ पर हम ये चीज़ को बताएंगे, वर्षा ऋतु किस लिए उपयोगी है, क्योंकि ये फसलों को लाभदायक होती है, धरती में नमी देती है, मनुष्यों में नवजीवन देती है, प्राणियों मतलब जानवरों को देती है, तो सभी को एक तरीके से देती है। और इस ऋतु में आने वाली वर्षा से ही क्या होता है, हमारे पूरे साल का जो जल की आपूर्ति होती है हम पूर्ण करते हैं, ये भी रहता है। तो इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो आपको यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आपसे अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर दे दिया हमने, देखे निराला जी की उत्साह कविता में वर्षा ऋतु और अट रही कविता में वसंत ऋतु का वर्णन। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न का उत्तर और यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर हमने मिल गया। अब क्या है, इन दोनों ही ऋतुओं में वर्षा ऋतु अधिक आकर्षक और उपयोगी है क्योंकि इस ऋतु में प्राणी जन को भीषण गर्मी से राहत मिलती है, संसार में पानी की कमी दूर होती है, प्रकृति में छा जाने वाली हरियाली से प्रत्येक व्यक्ति के मन को सुकून मिलता है। तो वर्षा ऋतु कितनी उपयोगी होती है हम सभी जानते हैं। अगर उसको हम एक्सप्लेन करने बैठे तो 3-4 पेजेस का भी एक्सप्लेनेशन हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको छोटा ही करना है। तो एग्जाम में जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वर्ड लिमिट्स आपके पास में रहती है, तो आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना होगा। और आप कैसे रखते हैं वर्ड लिमिट, ये हमेशा हमने अपने हर वीडियो में आपको बताया है कि वर्ड लिमिट्स को आपको कैसे काउंट करना है, कि आप कैसे कर रहे हैं। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बाल कल्पना के से पाले पंक्ति का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब यहां पर क्या बताया जा रहा है, भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है। कौन सी पंक्ति है, बाल कल्पना के से
पाले। अब यहाँ पर क्या था, बच्चों की जो कल्पनाएं होती उसकी तरीके से पाले। तो यहाँ पर क्या दिया, उपर्युक्त पंक्ति का भाव है कि जिस प्रकार बच्चों की कल्पनाएं पल भर में बनती और बिगड़ती हैं, उसी प्रकार बादल भी अचानक अज्ञात दिशा से आ जाते हैं और पल भर में ही तिरोहित भी होने लगते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, जैसे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप कभी उनसे बात करिए, आपके जाहिर सी बात है छोटे भाई बहन होंगे, नहीं हैं तो आस पड़ोस में बहुत से बच्चे होते हैं, आप कभी बात करो, उनसे पूछो बेटा आप क्या बनोगे, तो वो क्या बोलते हैं, कभी कुछ बोलेंगे, फिर थोड़ी देर बाद पूछो तो कभी कुछ बोलेंगे। तो मतलब उनकी जो विचार है वो स्टेबल नहीं रहते, वो पल पल बदलते हैं, हर एक चीज में बदलते हैं। कभी वो एकदम से गुस्सा हो जाएंगे और जरा सा प्यार कर लो तो एकदम वो ऐसे प्यार से चिपक जाते हैं कि नहीं। तो हर समय उनकी कल्पनाएं बदलती रहती हैं, उनका बिहेवियर बदलता रहता है। तो उसी तरीके से उन्होंने बताया कि बादल भी उसी तरीके से होते हैं, जैसे बच्चे के होते हैं वैसे ही होते हैं बादल। वो अज्ञात दिशा से चलेंगे, किसी भी दिशा से चले आएंगे और थोड़ी देर में ही तिरोहित हो जाएंगे, मतलब बरस जाएंगे और बरस कर चले जाएंगे, उनको बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। अब है प्रश्न संख्या 4, क्या दिया है, कवि ने उत्साह कविता बादलों को क्यों संबोधित की है। यानी कि अब यहां पर दिया है हमने बादलों को ही संबोधित किया, लेकिन उन्होंने बादलों को ही क्यों संबोधित की, उत्साह तो किसी भी चीज को देख के हो सकता है, तो बादलों को ही क्यों करी। कवि ने उत्साह कविता बादलों को इसलिए संबोधित की है क्योंकि बादल निराला का प्रिय विषय है। जहां कविता में बादल एक और प्यास से पीड़ित लोगों की प्यास बुझाने वाले हैं, वहीं दूसरी ओर उसे नवीन कल्पना और नवांकुर के लिए विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी माना है। अब थोड़ा सा वर्डिंग टफ है, ध्यान से देखिए क्या दिया है। सबसे पहली बात तो यह है कि निराला जी का प्रिय जो सब्जेक्ट है जिसपे वो कविता लिखते हैं वो है बादल, उनको बहुत पसंद है बादल, तो उस पर उन्होंने बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे विचार, लेख, सब कुछ लिखा हुआ है। तो एक तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण क्या है, बादल जो है वो हमेशा परिवर्तन लाते हैं, लोगों में नया जीवन फूंकते हैं। नवांकुर मतलब नया अंकुर, पानी पड़ता है ना तो नई नया अंकुर फूटता है ना पौधों में, तो वही नवा अंकुर। और वो नवा अंकुर ही क्या होता है, क्रांति, यानी कि बदलाव का सूचक होता है। अब बदलाव कैसा, पानी बरसा, नया अंकुर फूटा, तो क्या जो धरती गर्मी से परेशान थी, सूखा था चारों तरफ, अब उस जगह क्या हुई, क्रांति हुई, अर्थात बदलाव हुआ। अब सूखी धरती पर हरियाली छाने लगती है। तो यहीं पर यहाँ क्या दिया है इन्होंने, वही दूसरी ओर उसे नवीन कल्पना और नवांकुर के लिए विप्लव और क्रांति, यानी कि नया अंकुर फूटता है और क्रांति की नई चेतना के लिए संभव माना जाता है। बादल ही इन सभी बदलावों के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर बादल ना हो तो ये बदलाव नहीं हो सकते हैं। पानी नहीं होगा तो धरती में क्या हरियाली रहेगी, कभी नहीं रह सकती है। तो बादलों का होना इसीलिए बहुत जरूरी होता है। तो ये पाठ हमने आपको जल्दी से एक क्विक रिवीजन करा दिया ताकि आपके कोई भी एग्जाम हो, कुछ भी टेस्ट हो तो आप फटाफट इनको रिवाइज कर सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स और यहाँ पर हमने जो है दोनों ही कविताओं का सार समझाया है। लेकिन इन कविताओं का पूरा डीप एक्सप्लेनेशन, वर्ड बाय वर्ड, लाइन वाइज लाइन हमने पहले भी किया हुआ है, तो उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एक आइडिया रहे कि वर्ड टू वर्ड क्या एक्सप्लेनेशन रहेगा। साथ ही वन शॉट रिविजन्स में हम आपको क्विक रिविजन आपके एग्जाम्स के लिए हेल्प कराते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।